नमस्कार। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज मैं आप सभी को कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी के काव्यांजलि के सुमित्रा नंदन के द्वारा रचित नौका विहार नामक पाठ को पढ़ेंगे। पहले मैं आपको संक्षेप में सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था और जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इनके पिता तथा दादी ने ही इनका पालन पोषण किया था। ये 7 वर्ष की अवस्था से ही काव्य की रचना करने लगे थे। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और इसके पश्चात ही वाराणसी के क्वींस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था, लेकिन इनको लक्ष्मण इसलिए इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन स्वयं रखा था। आगे की उच्च शिक्षा के लिए ये प्रयाग विश्वविद्यालय में आए और इनका कर्म भूमि भी प्रयाग ही रहा है। ये इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो इस संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, जिसमें लोकायतन, पल्लव, गुंजन, स्वर्णधूलि, स्वर किरण, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा आदि हैं। चिदम्बरा पे इनको हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अभी मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ उनकी प्रसिद्ध रचना गुंजन से लिया गया है, जिसका नाम है नौका विहार। नौका विहार का मतलब होता है भ्रमण, नौका के द्वारा, नाव के द्वारा भ्रमण करना। यह कवि की बहुत ही सुंदर रचना है। इसमें प्रयाग के पास स्थित प्रतापगढ़ जिले में स्थित काला कांकर नामक राज्य के भवन का बहुत सुंदर वर्णन है, क्योंकि इनका अत्यधिक समय काला कांकर में बीता था। काला कांकर के राजा रामपाल सिंह जो थे वे हिंदी और हिंदुस्तान के लिए उत्थान के लिए बहुत प्रयत्नशील थे। पंत जी ने उन्हीं के छत्रछाया में रूपाब नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था और वहीं के गंगा के तट पे स्थित काला कंकर के राजभवन का बहुत सुंदर इसमें वर्णन कवि करता है कि शांत स्निग्ध। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, नौका विहार पढ़ा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। कवि कह रहा है कि कवि जो है प्रस्तुत पंक्तियों में चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का चित्रण कर रहा है। और गंगा जो है अत्यधिक गर्मी के कारण छीड़ मतलब होता है पतली धारा वाली हो गई है और उसमें कवि कल्पना करता है पतले कमर वाली नायिका के रूप में, और उसी का वर्णन करते हुए कहता है कि शांत, चारों ओर से शांत, स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, कोमल, उज्ज्वल, चांदनी छिटकी हुई है। ज्योत्सना उज्ज्वल, ज्योत्सना माने प्रकाश, चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, और अनंत, अनंत का मतलब होता है आकाश जो है अपलक, बिना पलक झपकाए लगातार एकटकी बांधे हुए, भूतल पृथ्वी तल की तरफ एक तल बिना शांत भाव से पृथ्वी तल को एक टक देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा गबर गिरल। कह रहा है कवि कि पृथ्वी जो है ग्रीष्म विरल गर्मी के कारण क्या हो गई है, मंद, छीड़ धार वाली हो गई है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सैकत सैया पर बालू के कड़ रूपी बिस्तर पे क्या हुई है, श्रांत, दुग्ध धवल, दूध के समान श्वेत वस्त्र को धारण करके तनवंगी पतले शरीर वाली गंगा लेटी है, श्रांत लेटी है, आराम कर रही है, क्लांत दुखी होकर के
और कैसे मुरझाई हुई, व्याकुल होकर के थकी हुई, निश्चल, बिना हिले डुले शांत भाव से लेटी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लहरे तापस बाला गंगा निर्मल, शशमुख से दीपित मृदु करतल। कवि कह रहा है कि गंगा कैसी प्रतीत हो रही है, जैसे मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी, तापस बाला कोई तपस्विनी निर्मल स्वच्छ मुख को, अपने स्वच्छ मुख को चंद्र शशिमुख से दीपित, जो चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले कोमल हथेली को, मृदु करतल, मृदु माने कोमल, करतल माने हथेली, अपने कोमल हथेली के द्वारा क्या की है, हथेली पर सर रख करके लेटी हुई है, ऐसा प्रतीत हो। पर लहरे उर पर कोमल कुंतल, और उसी के पास जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उसके उर माने वक्षस्थल पे कोमल कोमल, कुंतल, कुंतल माने बाल होता है, कोमल कोमल लहराते हुए केस उसके हैं, लहर रूपी केस है इधर से उधर। चंचल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। कवि कह रहा है कि गोरे अंगों पर, गंगा का शरीर कैसा है, अंग गोरा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे लहराता ताल तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर। तारों भरे आकाश की जो चंचल परछाई गंगा में पड़ रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों को स्पर्श से वो बार बार क्या हो रहा है, कांप रहा है, हिलडुल रहा है, सिहर सिहर कांप कांप करके कांपता हुआ। तारो जड़ा अंचल सा नीलांबर, तारों से जड़े, तारे जड़े हुए उसका जो नीला आंचल क्या है, लहरा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सचकी रेशमी विभा से भर। कवि कह रहा है कि आकाश रूपी नीले आंचल पे जब चंद्रमा की कोमल प्रकाश पड़ता है, चांदनी पड़ती है, तो जो चंद्रमा के कोमल कोमल छोटे छोटे प्रकाश जब उस पे पड़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। टेढ़ी, वर्तुल माने होता है टेढ़ी, मृदुल माने कोमल, बल खाती हुई लहरें क्या हो रही हैं, उस पे लेटी हुई हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, पड़ रही हैं, ऐसा सिलवटे पड़े हुए हैं उसके साड़ी पे, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ कवि ने गंगा का मानवीकरण अलंकार के माध्यम से गंगा को मानव के रूप में चित्रित किया है और उसे तपस्विनी बाला के रूप में प्रस्तुत। इसमें शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार है मानवीकरण, शांग रूपक, उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। रस है श्रृंगार और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है और स्वच्छंद छंद है। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिए। चांदनी हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की। कभी कह रहा कि चांदनी समय क्या है, चांदनी रात्रि का समय है और अर्थात चंद्रमा से युक्त रात्रि है। तो कह रहा है कभी कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, समय क्या है, चांदनी से चंद्रमा से युक्त चांदनी रात्रि का प्रथम प्रहर है। हम चले नाव लेकर सत्वर, हम शीघ्र ही, सत्वर मने होता है शीघ्र, हम शीघ्र ही नाव लेकर के चल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती सी ज्योत्सना रही विचर। कभी कह रहा है कि सिकता, सिकता मने होता है बालू के कण अर्थात रेत की सस्मित सीपी पर, जो सीपी और शंख आदि जो पड़े हुए थे उस पे जो जब चंद्रमा की किरणें पड़ रही थी,
तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ज्योत्सना मने होता है चांदनी, जब चांदनी के प्रकाश पड़ रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मोती अपने प्रकाश को बिखेर रही हैं। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, कवि कह रहा है कि हमने अपने पाल को उठा लिया और लंगर, पाल को खोल दिया है और लंगर उठा लिए। मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघु चरड़ी हंसनी सी सुंदर, कवि कह रहा है कि हमारी जो छोटी नौका है, लघु तरड़ी, तरड़ी मने नौका, हमारी जो नौका है जो छोटी सी है, एक छोटी हंसनी के समान, धीरे मृदु मने कोमल, मंद मंद मने धीरे धीरे, मंथर गति से, धीमी गति से क्या आगे बढ़ चली, तिर रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक हंसनी अपने पाल रूपी पंख को खोल करके तैर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। निश्चल जल के सुचि दर्पण बिंबितो रजत पुलिन निर्भर, कवि कह रहा है कि दुहरे ऊंचे लगते छड़बर, जो काला कंकर का राजभवन है उसका प्रतिबिंब सुचि दर्पण, निश्चल जल, निश्चल माने जो जिसमें कोई हलचल नहीं उत्पन्न हो रही थी, ऐसे शांत जल के सुचि दर्पण, पवित्र जल रूपी दर्पण पर में जब बिंबित हो रजत पुलिन, चांदनी रात्रि में जब काला कंकर का राजभवन प्रतिबिंबित हो रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो दुहरे ऊंचे लगते छड़बर पल भर के लिए दुगुना ऊंचा हो गया। जब जल शांत रहता है तो प्रतिबिंब, किसी वस्तु की जब प्रतिबिंब पड़ता है तो जितना वो ऊपर ऊंचा होता है उतना ही गहरा नीचे भी होता है, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब पड़ता है। तो राजभवन भी जो है काला कंकर का, वह पल भर के लिए दुगुना ऊंचा लगने लगता था। काला कंकर का राजभवन जो है सोया जल में निश्चित प्रमन, बड़े शांत भाव से जल में सो रहा है निश्चिंतता पूर्वक। कैसे? पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, अपने पलकों पर वैभव विलासिता संपन्नता को लेकर के कोई लग रहा था कि स्वप्न देख रहा है और शांति पूर्वक विश्राम सो प्रतीत हो रहा है। इसमें जो है कवि गंगा तट की शोभा का स्वाभाविक और मनोरम चित्रण किया है। गंगा के तट का बिंब जब जल में पड़ रहा है तो उसका परिणाम दुगुना हो गया है। इसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस शांत है और छंद स्वच्छंद है। भाषा गुण प्रसाद गुण है और अमिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। आगे कवि कह रहा है कि नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। कभी नौका विहार करने के लिए ही जा रहा है और उस समय गंगा का बड़ा मनमोहक सौंदर्य का वर्णन कवि करता है और कहता है कि जब गंगा में नौका चलती है, नौका से उठती जल हिलोर, जब नौका गंगा में चलती है तो नौका से जो जल का लहरें उत्पन्न होती, जो लहरें उठ रही है, अर्थात उठने वाली लहरों के कारण गंगा में हिल उठते नभ के ओर छोर, गंगा में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक छोर से दूसरे छोर तक हिल उठता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल दारक तल, आकाश का ही प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है, उसमें आकाश के साथ तारों का भी प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो जब प्रतिबिंब हिलता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, कभी कल्पना कर रहा है कि विस्फारित माने होता है फाड़ फाड़ करके, आंखें फैला करके, नयनों से, अपने नेत्रों से निश्चल बिना हिले डुले कुछ खोज रहे चल तारक दल, तारों का दल माने समूह, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अपने आँख फाड़ फाड़ करके कुछ ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, आकाश के अंतस्थल को
प्रकाशित करके कुछ ढूंढ रहे हैं, इधर से उधर ढूंढ रहे हैं। फिर कभी कह रहा है कि जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। कभी कह रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो गंगा का प्रतीत हो रहा है जैसे मानो तारे जल के अंदर के भाग को आलोकित करते खोर। इन तारे रूपी जिनके लघुद्वीपों को चंचल, इन तारे रूपी लघु छोटे छोटे पाए हुए चंचल अंचल गंगा रूपी, गंगा की चंचल लहरें इधर से उधर छिपती हुई चंचल अंचल की ओट मने छिपा करके क्या करती हैं, अविरल निरंतर बिना रुके हुए इधर से उधर क्या हो रही हैं, चलती हुई छिपती हुई प्रतीत हो रहे। फिरती लहरें लुक छुप छिप पल पल छिप करके लहरें जो है इधर से उधर भ्रमण कर रही है, प्रत्येक पल चल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परिसी जलमेल कल। कभी कह रहा कि देखो जो सामने शुक्र तारे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जल में कोई परी तैर रही है, जो कभी कभी रुपहरे कचों में फिर हो ओझल। सामने शुक्र की छवि सी जल में कल कि जो सामने शुक्र तारे की छवि प्रतिबिंब जो सुशोभित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह जल में क्या कर रही है, तैर रही है, ऐसा और रुपहरे कचों में हो ओझल। कभी कभी चांदनी जैसे रुपहले बालों में अर्थात गंगा की लहरों में छिप जा रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लहरों के घूंघट से झुक झुक। कभी कह रहा है कि उसी प्रकार गंगा का मुख भी उसमें दिखाई दे रहा है। दशमी का निज तिर्यक मुख, 10वीं तिथि का चंद्रमा अर्थात जो 1/3 जिसका भाग दिखाई देता है तो उसके मुख की तुलना सुंदर मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है। तो कभी इसमें कह रहा है कि चंद्रमा रूपी सुंदर नायिका मुग्धा माने नायिका अपने सुंदर मुख को रुक रुक करके बीच बीच में लहर रूपी घूंघट से झुक झुक करके दिखा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि चंद्रमा 10वीं का चंद्रमा है जो 1/3 भाग ही दिखाई देता है, तो लहरों के कारण कभी छुप जा रहा है और कभी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कोई सुंदरी अपने मुख को लहर रूपी आंचल से पा करके कभी कभी बीच बीच में धीरे धीरे अपने मुख को दिखा दे रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें भी गंगा के जल में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है और भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उपमा रूपक और मानवीकरण अलंकार का बड़ा शब्द शक्ति है, प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। जब पहुंची चपला बीचदार बीच गया चांदनी का कगार। कभी कह रहा है कि जब हमारी चपला नौका पहुंची बीच धारा में पहुंचती है, छिप गया चांदनी का कगार। तो चांदनी से युक्त अर्थात चंद्रमा के प्रकाश से युक्त किनारा, कगार मने किनारा, छुप गया, दिखाई नहीं दे, अदृश्य हो गया अर्थात हमारे नेत्रों से ओझल हो गया। 2 बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर। कभी कह रहा है कि उस समय दूर दूर स्थित गंगा के जो दोनों तट थे, 2 बाहों से दूरस्थ तीर जो दूर दूर बहुत दूर स्थित गंगा का जो दोनों तट है, धारा का कृष कोमल शरीर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि फैली हुई तट रूपी बाहों के समान प्रतीत हो रहा था। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि
धारा का कृष कोमल शरीर, धारा रूपी कमजोर गंगा के शरीर को आलिंगन करने को अधीर, अपने भुजाओं में जकड़ने के लिए, भरने के लिए, आलिंगन करने के लिए बेचैन अधीर हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अति दूर बिटपमाल, कभी कह रहा कि बहुत दूर, अति दूर, बहुत दूर, क्षितिज पर अर्थात जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। तो कह रहा है कि बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की जो पंक्तियाँ थी, बिटपमाल वृक्षों की जो पंक्तियाँ थी, जो धरती की छटा को अत्यधिक बढ़ा रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अपलक बिना पलक झपकाए बिटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल, जो उनकी जो वृक्षों की पंक्तियां थी उनके क्या थे, भौवें हों, और वे बिना पलक झपकाए, अपलक बिना पलक झपकाए, नवलीन नयन नयन विशाल, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिना पलक झपकाए आकाश रूपी, नीले आकाश रूपी नेत्रों के द्वारा इस पृथ्वी के सौंदर्य को देख रहा। माँ के उर पर शिशुषा समीप, कह रहा है कभी कि सोया धारा में एक द्वीप, वहीं गंगा के धारा में एक द्वीप, छोटा सा द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं, जिसके चारों तरफ ऐसा स्थल जगह जिसके चारों तरफ जल हो, अर्थात चारों तरफ जल से घिरे हुए स्थल को हम द्वीप कहते हैं। तो एक द्वीप है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा रूपी माँ के उर माने वक्षस्थल पर छोटा सा शिशु सा, छोटे बच्चे के समान, उसी के पास सोया धरा में एक द्वीप रूपी छोटा बालक सो रहा है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, जो गंगा की धारा को प्रवाह को धारा को उल्टा कर दे रहा है, अर्थात गंगा की धारा उस द्वीप से टकरा कर के पुनः वापस चली जा रही थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धारा को वह अपने से टकरा कर के वापस कर दे रहा है। वह कौन बिहग क्या विकल कोक, कभी कह रहा है कि वहीं एक पक्षी उड़ रहा है, तो कभी प्रश्न कर रहा है कि वह यह कौन सा पक्षी है, क्या चैन विरह से पीड़ित चकवा कोक तो नहीं है, चकवा पक्षी तो नहीं है। उड़ता हरने निज विरह शोक, अपने विरह रूपी शोक को दूर करने के लिए उड़ रहा है। कैसे, छाया की कोकी को विलोक, अपने ही गंगा के जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को कवि समझ करके अपने उससे मिलने के लिए, अपने विरह अग्नि को दूर करने के लिए उड़ान भर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें भी प्रकृति का सजीव चित्रण कवि ने किया है, और अलंकार जो रूपक, उपमा, मानवीकरण और भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि चकवा पक्षी को भ्रम हो जाता है अपने प्रतिबिंब में चकवी का। रस श्रृंगार है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, माधुर्य और प्रसाद गुण है। आगे है, पतवार घुमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार, कभी कह रहा है कि हमारी नौका की पतवार अब आगे बढ़ चली, घूम गया। अब प्रतनु भार जो है हमारे कुछ अधिक हो गया, प्रतनु माने हल्का, कम। नौका घूमी विपरीत धार, क्योंकि हमारी नौका जो है धारा के विपरीत हो गई। डांडों के चल कर तल पसार भर, मुक्ता फल फेन इस पार, हमने डंडे रूपी करतल हथेली को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो डंडी रूपी हथेली को फैला करके हम मोतियों के फल, मुक्ता माने मोती, फल, मोती के फल जो फेन भर भर के झाग फैलाते जा रहे हैं, और उस उठने वाले फेन के झाग बनते जा रहे थे।
बिखराती जल में तारहार। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम मोती रूपी माले के झाग रूपी मोतियों को भर करके तारे रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखराते जा रहे हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल। कवि कह रहा है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब के साथ उसकी रश्मियाँ किरणें भी जो जल में पड़ रही थी, तो जल के हिलने डुलने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चांदी के सांप जल में हिलते डुलते चल रहे हैं। रेखाओं से खींच तरल सरल, जो एक सीधी रेखा तरल जल में अनगिनत रेखाएं खींच गई, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। कभी कह रहा है कि लहर रूपी लताओं में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चंद्रमा और तारे का जो प्रतिबिंब पड़ रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो लहर रूपी लता में रूपी सैकड़ों तारे रूपी पुष्प फूले जन्मे फैली जल में फूले और फैले हुए हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था। कभी कह रहा है कि अब नदी के जल का प्रवाह अब कम हो गया है, हम लग्गी से ले ले सहज था। लग्गी बांस की डंडी से स्वाभाविक था लेने लगे कि जल अभी कितना गहरा है। हम बड़े घाट को सहोत्साह और बड़े उत्साह के साथ हम घाट किनारे के तरफ बढ़ चले। आगे है बहुत सुंदर। कवि कह रहा है कि ज्यों ज्यों लगती नौका पार। कवि इसमें अपने अनुभव का वर्णन कर रहा है नौका विहार के माध्यम से, और कह रहा है कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, हमारी नौका जैसे जैसे तट के तरफ किनारे के तरफ बढ़ती गई। उर्मे आलोकित सत विचार, हमारे मन में हृदय में अनेकों सत सैकड़ों विचार उत्पन्न होने लगे, आलोकित प्रकाशित होने लगे, उत्पन्न होने लगे। क्या इस धारा सा ही जग का क्रम, कि इस धारा के समान ही, गंगा के धारा के समान ही इस संसार का क्रम है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम करे कि जिस प्रकार इस नदी का प्रवाह निरंतर है, गतिशील है, ठीक उसी प्रकार इस जीवन का उद्गम उत्पन्न होना भी निरंतर है। अर्थात हम जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। शाश्वत है गति करना, चलना, आगे बढ़ना भी क्या है, शाश्वत है, निरंतर है। शाश्वत संगम, मिलना, एक दूसरे से मिलन भी शाश्वत है, निरंतर है। शाश्वत नभ का नीला विकास, इस आकाश का नीला विकास भी क्या है, शाश्वत है, निरंतर है, विस्तार भी है। शाश्वत सच का यह रजतहास और चंद्रमा का यह चांदनी भी, चांदी के समान प्रकाश भी निरंतर है, अर्थात कभी इसका अंत नहीं होता। शाश्वत लगी लहरों का विलास, और इस लघु छोटे छोटे लहरों का नृत्य करना भी, चलना भी निरंतर है, शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, कभी संदेश दे रहा है अपने गीत के माध्यम से कि हे जग जीवन के कर्णधार, हे ईश्वर, जग जीवन के कर्णधार, इस संसार को चलाने वाले, अर्थात संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, आप क्या हैं, जन्म मरण, चिर जन्म मरण के आर पार, आप सदैव जन्म और मृत्यु के से, अर्थात आपका न जन्म होता है न मृत्यु होता है। शाश्वत जीवन नौका विहार, और यह जीवन जो है नौका विहार के समान है, अर्थात हम जहाँ से चलते हैं हम वहीं पुनः पहुँचते हैं, लौट कर वहीं आते हैं, अर्थात जहाँ से मेरा हम जीव जन्म लेकर के आता है फिर वहीं मृत्यु के बाद वहीं चला जाता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, कभी कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं भावनाओं में डूबकर, मैं अचिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। क्यों?
जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, कह रहा है कि जीवन का यह शाश्वत प्रमाण है, निरंतर प्रमाण है। क्या करता मुझको अमरत्वदार, आप ही एक अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। जलधारा रूपी यह प्रमाण ही मुझे अमरत्व प्रदान कर सकता है, क्योंकि जीवन क्या है, शाश्वत है, निरंतर है, निरंतर है। इसमें भी कभी नौका विहार के सौंदर्य करते हुए शाश्वत स्पष्ट को, जीवन की शाश्वत को स्पष्ट किया है। कभी प्रकृति से उपदेश ग्रहण करता है और भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उपमा एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और माधुर्य गुण और स्वच्छंद छंद है। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।